नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 9 में विज्ञान के अंदर जो उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका है उसके अंदर कार्यपत्रक 24 से लेकर के हम 30 तक आज करने वाले हैं। उसके बाद में हम आगे के भी करेंगे और आकलन पत्रक भी लास्ट में करने वाले हैं। इससे पहले हमारे 6 वीडियो और हो चुके हैं जिसके अंदर हमने यहाँ से 1 से लेकर के 23 तक कंप्लीट कर लिए हैं और 2 आकलन पत्रक भी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जा करके उनको देखें। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कार्यपत्रक 24 से। देखिए दोस्तों, कार्यपत्रक 24 के अंदर हम परमाणु और अणु के बारे में पढ़ने वाले हैं और आपके अधिगम बिंदु रहने वाला परमाणु व अणु की अवधारणा की होता क्या है। परमाणु और अणु और संदर्भ आपका लिया गया है कक्षा 9 के अध्याय 4 से लिया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प को आपको चुनना है और कोष्टक में लिख देना है। सबसे पहले देखो, ये रहा पहला प्रश्न। किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम भाई परमाणु कहते हैं। ठीक है, अणु तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, 2 या 2 से अधिक परमाणु जब मिलते हैं ना तब जाके अणु बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब वाला। 2 या 2 से अधिक समान और भिन्न प्रकार के परमाणु मिल करके क्या बनाते हैं? तो वो अणु बनाते हैं। मैंने अभी भी बताया है, जैसे कि एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन आपस में मिले तो H2 अणु बन गया। इसके अलावा एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिला तो HCl अणु बन गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखिए, परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं? परमाणु के नाभिक में एक तो प्रोटॉन पाया जाता है और एक न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 4 के अंदर देखो, प्रोटॉन पर आवेश पाया जाता है। कौन सा आवेश पाया जाता है प्रोटॉन के ऊपर? प्रोटॉन के ऊपर प्लस आवेश पाया जाता है। प्लस को हम धनात्मक आवेश बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे सही होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश पाया जाता है माइनस, जिसको हम ऋणात्मक कहते हैं। सामान्य अवस्था में परमाणु कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, न्यूट्रॉन पर आवेश पाया जाता है। कैसा आवेश पाया जाता है? ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, इसके लिए आएगा उदासीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्यपत्रक 25 के अंदर परमाणु और अणु ही रहने वाला है, जिसके अंदर हम परमाणु की अवधारणा ही पढ़ेंगे, जिसका संदर्भ लिया गया है कक्षा 9 के अध्याय 3 और 4 मिक्स यहाँ पर प्रश्न आएंगे। देखो, सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए उचित शब्दों से। ठीक है भाई, उचित शब्दों से ही करेंगे, नो टेंशन। सबसे पहले, पदार्थ जो होता है परमाणु तथा अणु से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ हो, जैसे कि आप खुद ही हो, आप पदार्थ हो, ठीक है, तो आप या तो परमाणुओं से मिलकर बने हो या फिर अणुओं से मिलकर के बने हुए हो। कोई भी ईंट है, उसके अंदर भी छोटे छोटे कण होते हैं, परमाणु होते हैं। लोहा होता है, वो भी परमाणु से मिलकर बना होता है, कुछ अणुओं से और कुछ परमाणु से। नेक्स्ट है सेकंड, परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। आपको बता दें कि प्रोटॉन एकदम से केंद्र में होता है, उसके चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और बाकी जो न्यूट्रॉन बच गया वो भी केंद्रक के अंदर ही होता है। ठीक है, परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया था? तो हम बोलेंगे जे थॉमसन ने पहला मॉडल दिया था। आपको कई बार कन्फ्यूजन हो सकती है कि आप डोल्टन का नाम लेओगे, लेकिन डोल्टन का नाम सही नहीं है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, देखो डोल्टन जो है उन्होंने क्या किया था? परमाणु सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था। सबसे पहले सिद्धांत दिया था। सिद्धांत का मतलब ये होता है कि परमाणु ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन प्रयोग करके नहीं बताया। लेकिन जे थॉमसन जो थे उन्होंने एक मॉडल दिया था। मॉडल का मतलब परमाणु होता कैसा है, वो दिखता कैसे है। तो उन्होंने बोला था कि परमाणु है वो गोलाकार तरबूज की तरह होता है, जिसके अंदर बीज होते हैं छोटे छोटे, वो ऋणात्मक चिन्ह होते हैं, इस तरीके से फैले रहते हैं, और पूरा भाग जो है वो धनात्मक होता है, ये पूरा भाग ऐसे बताया था। तो ये मॉडल दिया था सबसे पहले जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन कणों की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी भाई। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, सही बात है। और परमाणु में खालिस्तान और खालिस्तान कणों की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है तभी तो परमाणु है ना, उदासीन होता है। दोनों समान होते हैं, बराबर होते हैं तभी तो। अगले प्रश्न में देखो, आपको करना क्या है, आपको परमाणु और अणुओं के आधुनिक प्रतीक दिए गए हैं। यहाँ पे ये रहे सारे के सारे प्रतीक हैं ये। इनमें से परमाणुओं एवं अणुओं के प्रतीकों को अलग अलग करके सारणी में लिखना है। इधर तो हम सारे के सारे अणु लिख देंगे जो भी है, और वो परमाणु लिख देंगे। देखो, सिंगल होता है वो परमाणु होता है, और 2 या 2 से अधिक होता है वो अणु होता है। यहाँ से देखो आप, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन ये परमाणु है। इसके अलावा एक जिंक परमाणु है, सोडियम परमाणु है, और ये कार्बन परमाणु है। इन सबको हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके अलावा जो बच गए, जो 2 होंगे, एक तो ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, HCl है, H2O, CO2 और N2, ये सारे के सारे अणु हैं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, कार्यपत्रक 26 के अंदर क्या दिया गया है?
परमाणु और अणु ही है, और अध्याय 3 और 4 ही है आपके 9th क्लास का। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न सारणी में अणुओं और परमाणुओं के सामने उनके प्रतीक या फिर सूत्र लिखिए। अच्छा जी, ये तो बढ़िया बात है। देखते हैं कौन कौन से आपको आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, जल का सूत्र होता है H2O, ऑक्सीजन का होता है O। अगर यहाँ पर ऐसे बोल देते ना ऑक्सीजन अणु, तो आप क्या करते O2 करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो सीधा ऑक्सीजन है, तो आप क्या करोगे O। सोडियम का Na, बोरोन का B, कार्बन का C, कॉपर का Cu, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, नाइट्रोजन का N, कॉपर हाइड्रोक्साइड का CuOH2। ये होता है प्रतीक इनके। इसके अलावा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न परमाणुओं को उनके आधुनिक प्रतीक के साथ मिलान कीजिए। मिलान ही तो करना है, कर दोगे ना आराम से। देखो एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है Al, आयोडीन का I होता है, सल्फर का S होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, आयरन का Fe होता है Fe, ठीक है। सिल्वर का होता है Ag, लेड का Pb होता ही है, हीलियम का He होता है, ऑर्गन का Ar होता है, कोबाल्ट का Co होता है, ठीक है। इस तरीके से आप मिलान कर दोगे। चलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक के अंदर, जो है कार्यपत्रक 27, और इसके अंदर परमाणु और यौगिक है, लेकिन इसके अंदर अधिगम बिंदु अपना रहने वाला तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। और आपका चैप्टर है ये 3। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द छांट कर कीजिए। उचित शब्द छांट कर ही करेंगे, और क्या। अब देखो, एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, तत्व बनाते हैं। कहीं कहीं पर आपको ये लिखा मिल जाएगा कि भाई कोई बोलेगा अणु बनाते हैं। तो देखो अणु की बात ऐसी है कि जब दो परमाणु आपस में मिलेंगे, चाहे वो समान हो चाहे वो असमान हो, तो वो सारे के सारे अणु ही बनाएंगे। जैसे H2 भी एक अणु है और HCl भी एक अणु है। दो अलग अलग हैं तो भी तो अणु ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर के क्या बनाएंगे, तो आप यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तत्व। नो प्रॉब्लम। दो या दो से अधिक तत्वों के विभिन्न अनुपात में मिलने से क्या बनता है, मिश्रण बनता है। देखो तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, तत्व है। यौगिक किसे कहेंगे, जब दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु आएंगे और निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे, तब जाके यौगिक बनेगा। और जब दो या दो से अधिक तत्व आएंगे और विभिन्न विभिन्न अनुपात में जुड़ेंगे, तब जाके मिश्रण बनेगा। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक तो समांगी और एक विसमांगी। विसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं और समांगी किसे कहते हैं। देखो समांगी के अंदर क्या होता है, जब दो या अधिक पदार्थ आपस में मिले हुए होते हैं, लेकिन उनमें से अपन उन दोनों पदार्थों को अलग अलग नहीं देख सकते। ये नहीं बता सकते देख करके कि ये वाली अलग चीज़ है, ये वाली अलग चीज़ है। जैसे कि चीनी है, उसका पानी में विलयन है। जब चीनी को पानी में घोल देते हैं तो उसके बाद में हम ये नहीं बता सकते कि देखो ये रहा चीनी, ये रहा चीनी, ये रहा चीनी, ऐसे नहीं बता सकते हम, ठीक है। उसमें सब कुछ क्या होगा, मिक्स हो गया। और विसमांगी आप उसको बोलोगे जिसके अंदर हम अलग अलग देख करके बता सकते हैं। जैसे चावल के अंदर कंकड़ पड़े हुए हैं, तो वो विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि चावल को अलग देख के बता सकते हैं कि ये चावल है और ये कंकड़ है, ऐसे, ठीक है। तो परमाणु है वो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, लेकिन अणु है वो किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है। अणु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं, क्योंकि अणु तो पहले से ही आपस में मिलकर बना हुआ है, मतलब स्थायी बना हुआ है, इसलिए। प्रश्न नंबर 2 है, विभिन्न पदार्थों को उनके सूत्रों से मिलान करना है। अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसा ही काम किया था हमने। पारा को हम Hg से व्यक्त करते हैं, सोना को हम Au से व्यक्त करते हैं, अमोनिया को NH3 से व्यक्त करते हैं, और कैल्शियम क्लोराइड को CaCl2 से व्यक्त करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, निम्न पदार्थों को तत्व, यौगिक और मिश्रण के आधार पर छांटिए। अभी मैंने आपको परिभाषा बताई है तत्व की और यौगिक की और मिश्रण की, उसके आधार पे। जैसे कि F है, फ्लोरीन, ये तत्व है। क्लोरीन तत्व है। सल्फर ये भी तत्व है, लेकिन ये क्या है, एक यौगिक है। ये भी एक यौगिक है, ये भी एक यौगिक है। वायु के अंदर अनिश्चित अनुपात में पड़ा हुआ है। कहीं कहीं पर CO2 ज़्यादा होती है वायु के अंदर, कहीं पर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, कहीं पर नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, तो कोई निश्चित अनुपात तो है नहीं। इसलिए वायु, रेत और नमक का जलीय विलयन और आइसक्रीम, ये क्या हो जाएंगे, मिश्रण के उदाहरण। और ये तीनों हैं यौगिक के उदाहरण, ठीक है। और ये तीनों हैं तत्व के उदाहरण। चलो नेक्स्ट कार्यपत्रक के अंदर चलते हैं। कार्यपत्रक 28 परमाणु और अणु के बारे में है, जिसके अंदर अधिगम बिंदु, तत्व और यौगिक और मिश्रण होने वाला है। संदर्भ आपका अध्याय 3 से लिया गया है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करना, जिसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ तत्व है, न तत्व है और न ही यौगिक है, तो मतलब मिश्रण होगा। तो मिश्रण कौन सा, इसमें से शिकंजी, ये रही नींबू की शिकंजी। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से तत्व का उदाहरण है, तत्व है ऑक्सीजन, ठीक है।
हाइड्रोजन सल्फाइड यौगिक का सूत्र है हाइड्रोजन और सल्फाइड, मतलब हाइड्रोजन और सल्फर मिलके बनाएंगे, ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाले किन्हीं दो मिश्रणों के उदाहरण दीजिए। मिश्रण देखो, आप सुबह पहले उठते हो तो टूथपेस्ट टूथब्रश करते हो तो जो आपका टूथपेस्ट है वो भी एक प्रकार का मिश्रण है। जब नहाते हो तो साबुन या अपमार्जक का विलयन बनता है, वो भी एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, इसके अलावा जो शिकंजी पीते हो वो भी मिश्रण है। प्रश्न नंबर 5 देखो, निम्न में से समांगी और विसमांगी मिश्रण को छांट करके लिखो। जैसे देखो, नमक व पानी का जो मिश्रण है वो समांगी होगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। इसी प्रकार से गुलाब का शरबत, उसमें ये नहीं बता सकते कि ये पड़ा गुलाब ये पड़ा पानी, ऐसे नहीं बता सकते। लेकिन तेल और पानी आपस में मिलते हैं नहीं, अच्छे से ज़बरदस्ती मिलाना पड़ता है। फिर भी हम तेल की बोल सकते हैं, ऊपर वाली परत है वो तेल की और नीचे वाली पानी की, देख के बता सकते हैं अलग अलग। सल्फर और लोहे का बुरादा, ये भी हम बता सकते हैं अलग अलग देख के। तो ये दोनों विसमांगी हो जाएंगे। देख लो, हमने लिख दिया समांगी में नमक और पानी का मिश्रण, गुलाब और शरबत का मिश्रण, और विसमांगी में हमने लिख दिया तेल और पानी का मिश्रण, अथवा जो दूसरा है सल्फर और लोहे का बुरादे का मिश्रण। कार्यपत्रक 29 देखो आप, अधिगम बिंदु है हमारे आसपास के पदार्थ व अवस्था परिवर्तन। अब हम अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे जो आपके चैप्टर नंबर 1 से यहाँ पर प्रश्न बनाए गए हैं। आपके परिवेश में पाए जाने वाले किन्हीं दो ठोस पदार्थों, दो ही द्रव और दो ही गैस पदार्थों को सूचीबद्ध कीजिए। ठोस पदार्थ क्या दिखता है आपको अपने चारों तरफ? बर्फ दिखता ही है, नमक है वो भी ठोस है। ठीक है, ये दो उदाहरण हो गए। पानी का द्रव का उदाहरण लें तो पानी हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, केरोसिन हो जाएगा, ये सारे द्रव हैं। गैस की बात करें तो अपने भाप जो होती है आप आसपास में देखते हो, आप जब पानी को गर्म करते हैं। और ऑक्सीजन है वो भी गैस है, नाइट्रोजन गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैस के उदाहरण हैं। ठीक है, नीचे दिए गए पदार्थों की अवस्थाओं को लिखिए। बर्फ़ जो है वो कौन सी अवस्था में है? आप बोलोगे ठोस में। पानी कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। जलवाष्प किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है। प्रश्न नंबर 3 देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा करो। अच्छा जी, पदार्थों के कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। द्रव वाष्प में परिवर्तन, द्रव का वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। और गर्म खाने की गंध दूर तक किसके कारण आती है? तो हम बोलेंगे विसरण के द्वारा हमारे तक पहुंचती है। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उस तापमान को हम गलनांक कहते हैं साहिब। नेक्स्ट है, वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसको हम क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस सीधे गैस में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए बताओ? प्रश्न नंबर 4 है, सूती कपड़े इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि सूती कपड़े जो है वो शरीर से पहली बात तो चिपकते नहीं हैं, इसके अलावा पसीने को आराम से वो सोख भी लेते हैं, इसलिए हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, जो सूती कपड़े होते हैं ना वो पसीने को सोख लेते हैं, और वो जो पसीना है वो आसपास की ऊष्मा को ग्रहण करके और वाष्प में बदल जाता है। अब आसपास की ऊष्मा ग्रहण कर ली मतलब आसपास अब हो गई ठंड, क्यों? ऊष्मा कम पड़ गई ना, इसलिए हमें शीतलता महसूस होती है। कार्यपत्रक 30 देखो, यह विषय वस्तु अपना परमाणु और अणु ही है। अधिगम बिंदु हमारे आसपास के पदार्थ व अवस्था परिवर्तन, जो चैप्टर नंबर 1 है अपना। प्रश्न नंबर 1 देखो, इसके अंदर पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को हम ठोस, द्रव और गैस के में कणों की गति को दर्शाने वाला चित्र बनाना है। तो देखो, सबसे पहले हम ठोस के बारे में देखते हैं। ठोस के अंदर क्या होता है, जो कण होते हैं वो बहुत ही नज़दीक नज़दीक होते हैं, एकदम नज़दीक होते हैं। ठीक है, जिसके कारण वो थोड़ी बहुत कंपन गति कर पाते हैं एक दूसरे, मतलब ये कण है, कोई भी एक कण है वो थोड़ा सा इधर भी जा सकता है, थोड़ा सा इधर जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा दूरी तक गति नहीं करेगा। आपस में इधर दूसरे वाले परमाणु से टकरा जाएगा, नीचे इससे टकरा जाएगा, इधर इससे टकरा जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत कंपन इसमें होगा, लेकिन गति नहीं कर पाएगा अच्छे से ये। लेकिन द्रव्य की बात करें तो द्रव्य के अंदर पदार्थ के जो कण होते हैं उसके अंदर रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, तो ये कण आपस में एक दूसरे की तरफ गति आराम से कर सकते हैं। लेकिन गैसों की ओर बात करें अगर, तो गैसों के बीच में बहुत ज़्यादा खाली स्थान होता है कणों के बीच में, इसलिए वो खूब सारे आराम से गति कर सकते हैं और दूर तक गति कर सकते हैं आराम से। तो विसरण इसमें ज़्यादा होता है गैसों में। प्रश्न नंबर 2 देखो, नीचे दी गई क्रियाविधि को विद्यार्थी स्वयं करके देखें और परीक्षण के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है, 1 कप आपको बीकर लेना है, उसमें कुछ मात्रा में पानी डाल लेना है और उसमें थोड़ा सा नमक घोल लेना है। अच्छा, परीक्षण लिखो, क्या आपने देखा बताओ? हमने देखा कि नमक पूरी तरह गायब हो गया। अच्छा,
नेक्स्ट और क्या पूछ रहा है, उक्त प्रयोग से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। देखो हमने तो ये निष्कर्ष निकाला कि नमक है वो जल में स्थित खाली स्थान में क्या हो गया, विलुप्त हो जाता है। यह एक समांगी मिश्रण बनता है इस प्रकार से ये एक, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ही है, अपनी कक्षा में एक कोने में अगरबत्ती जलाकर रख दीजिए और कुछ समय बाद में आप क्या परीक्षण देखते हो। हम देखते हैं कि संपूर्ण कक्षा में अगरबत्ती की सुगंध हो जाती है। और उक्त क्रियाकलाप से आप निष्कर्ष क्या निकालते हो। निष्कर्ष हम ये निकालते हैं, गर्म गैस जो होती है वो तेजी से विसरण करती है, इसीलिए वो जल्दी से पूरे कमरे के अंदर कुछ ही समय में फैल जाती है। प्रश्न नंबर 3 की थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं कि सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति व आयतन निश्चित होता है, मतलब आकार और आयतन निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो पात्र के अनुसार ही अपना आकार ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें हम द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति व आयतन निश्चित नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 30 तक कंप्लीट कर लिया है। कार्यपत्रक 31 से आगे हम आगे करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। अगर आपको थोड़ी हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कंजूसी बिल्कुल ना करें, फटाफट एक लाइक दबा दें। हमारा उत्साह बढ़ता है, सीने में एक आग सी लग जाती है आपके लाइक देख करके, और हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मनोबल मिलता है। एक प्यारा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में भी छोड़िए, ताकि मुझे पता लगे कि आपने यहाँ तक वीडियो कंप्लीट देखा है। जो सबसे प्यारा कमेंट होगा उसको मिलेगा एक हार्ट लाइक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।